हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड भूमि क्लासेस में। तो बात करने वाले हैं आज प्रीवियस ईयर पेपर वन दरोगा। ये आपका सेकंड पार्ट रहने वाला है। पहला पार्ट आप लोगों ने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट जाके चेक कर लीजिए। इस वीडियो के एंड में भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पे आपको क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, और जो लोग एप्लीकेशन पे देख रहे हैं वो लोगों को रेगुलर क्लासेस मिल ही रही है। चलो बात कर लेते हैं थोड़ा, जो हमारा बैच चल रहा है, ऑनलाइन बैच अपना चल रहा है उत्तराखंड भूमि क्लासेस के एप्लीकेशन पे। ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से डायरेक्ट उत्तराखंड भूमि क्लासेस सर्च करके, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में लिंक पिन किया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वन दरोगा का बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको वीडियो क्लासेस मिलती हैं, वीकली मॉक टेस्ट मिलते हैं, डाउट क्लास मिलती है और पीडीएफ नोट्स मिलते हैं और एमसीक्यू मिलते हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, अगर कोई भी समस्या हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और इस नंबर पे, दोनों नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। कोशिश कीजिए पहले नंबर पे ही करने का, अगर इस पे बात नहीं हो पाती तो आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं कोई भी जानकारी के लिए। ठीक है, फीस को मिनिमम रखा गया है, पूरा सिलेबस का जो ये सब चीजें आपकी होंगी वहां पे 1000 के आसपास आपकी फीस रखी गई है। ठीक है, मिनिमम फीस है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 साल की वैलिडिटी इसकी आपकी रहने वाली है। बाकी बात करेंगे आपका लैंग्वेज क्या रहेगा, काफी लोगों का डाउट है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों रहेगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी देखो, इससे पहले हमने फिजिक्स का कंप्लीट किया है, ये भी आपका दोनों लैंग्वेज में रहने वाला है मॉक टेस्ट। ये आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर है, सॉरी देखो आपका 11 जून को पेपर हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ है ये आपका रसायन विज्ञान है। ठीक है, रसायन विज्ञान के यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पिछली बार क्या हुआ था मैंने आपको पहले भी बताया था, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे वापस से बता देता हूँ। देखो देखिए, पिछली बार क्या हुआ था, फिजिक्स आपकी पूछी गई थी 33 मार्क्स की, जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। केमिस्ट्री भी आपकी 33 मार्क्स की पूछी गई थी, जो हम कंप्लीट आज कर लेंगे। और बायोलॉजी हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे, जो आपकी 34 मार्क्स की पूछी गई थी। इसी में आपका ईवीएस भी पूछा गया था। ठीक है, तो हमने 33 नंबर का फिजिक्स अच्छे से देख लिया है। केमिस्ट्री हम आज देख लेंगे किस लेवल पे क्वेश्चन पिछली बार बने थे, और अभी हमें इससे 2 लेवल ऊपर तो चलना ही चलना है। ठीक है, क्योंकि बाकी हम एग्जाम हम देख चुके हैं। चलो अब यहाँ पे देखो, केमिस्ट्री में आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है और हिंदी मीडियम वालों के लिए ये रहेगा। ठीक है, देखो ब्रोमीन के समस्थानिक 35 Br79, ठीक है 35 Br79 49.7%। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, और 35 Br81 50.3% का औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। अब इसके लिए आपको सिंपल सी नॉलेज होनी चाहिए कि इसमें से परमाणु द्रव्यमान है क्या। ठीक है, ये क्या होता है आपका परमाणु क्रमांक है, ये क्या है आपका परमाणु द्रव्यमान है। ठीक है, तो हमें द्रव्यमान से मतलब है, क्योंकि हमें औसत पूछ रहा है। औसत निकालना लगभग सबको आता है। औसत कैसे निकालते हैं, अगर हम निकालेंगे ए और बी, 2 डिजिट है, इनका औसत निकालेंगे तो अपॉन में 2 कर देंगे। मान लो ए बी सी का औसत हम निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे, अपॉन में 3 कर देंगे। सेम चीज यहां पे भी करना है। ऊपर परमाणु द्रव्यमान इसका दिया है 79, तो प्लस नीचे वाले का क्या दिया है 81, दूसरे वाले का प्लस 81। औसत निकालने हैं, मतलब 2 का औसत निकालने तो 2 से डिवाइड करेंगे, ऊपर ऐड करोगे तो 160/2 हो जाएगा, और इसको अगर कैंसिल करोगे तो ये आपका 80 आंसर आ जाएगा। तो आंसर कौन सा, बहुत ही सिंपल पेपर। पिछली बार क्या था आपका, बायोलॉजी थोड़ा सा टफ बनी थी, फिजिक्स मीडियम थी, कोई दिक्कत की बात नहीं, मॉडरेट लेवल पे थी। केमिस्ट्री बहुत ज्यादा आसान थी, मतलब 33 के 33 मार्क्स आप ला सकते हो, ऐसी केमिस्ट्री थी। ठीक है, आप देख लोगे, अभी 34 नंबर क्वेश्चन हमने कर लिया। ठीक है, आ जाओ 35 पे। देखो सिंपल सा नंबर, क्या चीज पूछ रहा है आपका, आवोगैड्रो संख्या बताइए। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी यहाँ पे देख लीजिए, आवोगैड्रो संख्या आपसे पूछी जा रही है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी बता देगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपको पता ही है इसका क्या होता है, क्या होती है आवोगैड्रो संख्या आपकी 6.022 गुणा 10 की घात 23 तो ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो तैयारी अच्छे से कीजिए, 200 वैकेंसी है। अब उसमें से वन दरोगा कितनी है और बाकी किस डिपार्टमेंट में, सिलेबस सबका सेम ही रहेगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छे से तैयारी कीजिए, इस बार कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली है। चलो अगले क्वेश्चन पे चले जाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन देखिए, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, संघनन, संलयन, ऊर्ध्वपातन या फिर वाष्पीकरण। क्या क्या है, इंग्लिश मीडियम वाले भी यहां पे देख सकते हैं। पूछ रहा आपसे ठोस से सीधे गैस में। अब ठोस से सीधे गैस में क्या होता है आपको पता ही है, जैसे इसका एग्जांपल क्या है, कपूर है, नैप्थलीन। क्या होता है, ठोस होता है और सीधे क्या बन जाता है, गैस बन जाता है। उसको क्या बोलते हैं आपका, उसको बोलते हैं आपका वाष्पीकरण। सॉरी वाष्पीकरण नहीं, वाष्पीकरण बोल दिया मैंने आपका, उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन उसको बोला जाता है। वाष्पीकरण भी आपको पता ही है, वाष्पीकरण क्या होता है।
जो पानी है आपका, जब हम उसको गर्म करते हैं या किसी भी कारण से वो गर्म होती है तो वो क्या बन जाती है, उठ के वायु में चले जाती है, ठीक है, बादल बन जाती है। उसके बाद ऊपर आपको मैंने कहानी बता रखी है, बाद में इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे, संघनन संलयन क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे याद रखना ऊर्ध्वपातन किसका रहेगा, कपूर का, नेफ्थलीन, ऐसे एग्जाम्पल भी डायरेक्ट पूछ लेता है। चलो अगले क्वेश्चन पे देखो, ये क्वेश्चन पूरे 9th 10th से बने हैं पिछली बार की, इतने अच्छे पेपर बना था। वह प्रक्रिया जिसमें कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अत्यधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं, बर्जन बोलते हैं, निस्तापन बोलते हैं या संचारण बोलते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये आपको मैं ब्रीफ में बताऊंगा, जब आप क्लासेस वहां पे लोगे एप्लीकेशन तो वहां पे अच्छे से आपको पता चलेगा, इसको बोला जाता है निस्तापन, ठीक है। तो पिछली बार क्या हुआ था ना, यहाँ पे केमिस्ट्री में मैक्सिमम लोगों के पूरे मार्क्स थे, तो इस बार आपको भी ऐसे ही करना है, सभी में पूरे के पूरे मार्क्स लाने की पूरी कोशिश करनी है, ठीक है। ये इंग्लिश वालों के लिए भी यहाँ पे आपका हो गया है। चलो अब अगले पे आ जाएंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए, सामान्य ताप और दाब पर 3.8 लीटर सल्फर डाइऑक्साइड का द्रव्यमान क्या होगा। अब यहाँ पे क्या द्रव्यमान पूछा गया, द्रव्यमान आप 2-3 तरीके से निकाल सकते हो, आपको पता ही है कैसे मोलर द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, ये सब चीज आपको पता है। अब यहाँ पे आपको क्या क्या दिया हुआ है, एसटीपी पे आपको दिया हुआ है यहाँ पे 3.8 लीटर दिया हुआ है SO2 का, और उसका आपको मास निकालना है, ठीक। चलो ये चीज निकालेंगे, कैसे निकालेंगे आप यहाँ पे इसको अच्छे से कर लेते हैं। देखो पहले क्या होता है, SO2 का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे, S का कितना होता है 32 हम लेंगे, 32.1 होता है, कोई दिक्कत की नहीं है, ठीक है। यहाँ पे प्लस कैसे निकालते हैं आणविक द्रव्यमान, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, तो मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 32 ये भी हो जाएगा, तो कितना निकला 64 निकल गया आपका क्या, इसका आणविक द्रव्यमान इसका हमने निकाल लिया। अब हम इसी को हम मोलर द्रव्यमान भी बोल देते हैं, तो मोलर द्रव्यमान की हम इसकी अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 64 यूनिट क्या होगी, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल इसकी यूनिट हो जाएगी, ठीक है। सिंपल था, यहां तक आपका निकल गया। अब एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मोलों की संख्या निकालने की 3-4 फॉर्मूले हैं, ठीक है, वो कैसे कैसे निकलते हो हम आपको बाद में अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि अभी वो चैप्टर पूरा नहीं करना है। क्या करना है, हमको निकालनी है मोलों की संख्या। अगर हमको एक फॉर्मूला ये आपको अगर पता है तो यहाँ पे एसटीपी या एनटीपी पर गैस का आयतन, ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपल सा गैस का आयतन आपको पूरा लिखना है, गैस का आयतन ये भी होना चाहिए लीटर में, अगर मिलीलीटर दिया है तो आपको इसको लीटर में चेंज करना पड़ेगा, अपॉन में होता है सिंपल 22.4। ये क्या निकलेगा, मोलों की संख्या यहां से निकलेगी आपकी। तो आपको आयतन दिया है, गैस का आयतन कितना दिया है, SO2 गैस ही तो है, इसका आयतन दिया है 3.8 लीटर, तो यहाँ पे कीजिए आपका 3.8 अपॉन में 22.4 करोगे तो इसको निकालोगे। अभी 22.4 किस में होता है पता आपको, इसका जो यूनिट होता है वो यूनिट होता है लीटर पर मोल, ठीक है। इस लीटर से ये लीटर कट जाएगा, अब ये किस में आएगा, टोटल आएगा तो ये मोल में आएगा, ठीक है। तो मोलों की संख्या इतने मोल, ठीक है। आप कितना आएगा इसको काटोगे, अब मैं डायरेक्ट काट लेता हूं, इसका लगभग आता है 0.16 के आसपास आता है, ठीक है। इसको निकाल लेना, आपका निकल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब निकल गया आपकी क्या निकली, मोलों की संख्या निकल गई। तो अब यहां पे आपका देखो क्या हो जाएगा, इसको मैं यहां पे क्लियर लिख लेता हूं, मोलों की संख्या कितना है 0.16 मोल, ठीक है। अभी हमने निकाला था 1 मोल का आपका आणविक द्रव्यमान कितना था 64.1 आता है, वैसे कि क्यों आता है 64.1, यहाँ पे जो S का होता है ना वो होता है आपका 32.1 आणविक द्रव्यमान, ऑक्सीजन का लिख लेना 16 होता है, ठीक है। तो 64.1 आता है। तो अब 1 मोल का इतना आ रहा है तो हमको इतने मोल पे चाहिए 0.16 पे, 0.16 पे आपको अगर चाहिए होगा तो 64.1 इंटू 0.16 आप करोगे तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 10.36 ग्राम, बस ये आपका राइट आंसर है। समझ गए होंगे कैसे किया है, क्या पूछा, सामान्य ताप और दाब पर 3.8 लीटर सल्फर डाइऑक्साइड का द्रव्यमान क्या होगा। तो सबसे पहले हमने इसका आणविक द्रव्यमान निकाला, आणविक द्रव्यमान हर जगह पर निकालोगे आप लगभग, ठीक है, हम जब पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो आणविक द्रव्यमान इसका निकाला हमने तो कितना आया 64.1 आया, ठीक है, 64.1। अब इसी को हम मोलर द्रव्यमान भी बोलते हैं, 64 ग्राम पर मोल हो जाएगा। मोलों की संख्या की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला, जब आपको दिया होगा आयतन तो आयतन लीटर में होना चाहिए, गैसों का आयतन लीटर में होना चाहिए, अपॉन में 22.4 फॉर्मूले में ही है, ठीक है, ये फॉर्मूले में ये कहीं आपको एक्स्ट्रा नहीं दिया हुआ, ये फॉर्मूले में ही है। तो इसको सॉल्व करोगे तो 0.16 आ जाएगा आपका मोलों की संख्या, ठीक है। तो अब इसी का द्रव्यमान आपको निकालना है, तो एक का क्या था आपका 64.1 था, तो आपको निकालना क्या पड़ेगा 0.16 का निकालोगे तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर कौन सा आएगा 10.85, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। इस तरीके से इसका निकलेगा,
बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक पीडीएफ है मेरे पास, वहां से ये 3-4 क्वेश्चन उस टाइम पे बने थे, ठीक है। उसमें पीडीएफ में क्वेश्चन भी ज्यादा है, लेकिन क्या है, ये क्वेश्चन वहां पे बने हुए थे उस बार। चलो अभी एक क्वेश्चन शायद आपका गायब हो गया बीच में से, 39 नंबर क्वेश्चन ना। चलो देखते हैं, 39 भी अभी मिल जाएगा अपने को। चलो पहले देख लेते हैं अपना कौन सा, 40 नंबर। उष्मीय ताप की मात्रा जो 1 केजी द्रव को उसके क्वथनांक पर वायुमंडलीय दाब और वायुमंडलीय दाब पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन के लिए चाहिए, उसे क्या कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको आपका देख सकते हैं। देखो ये चीज यहां पे लिखी हुई है, उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है आपका वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका, ठीक है। इसको वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा आपका बोला जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। देखो ये क्वेश्चन हम इंग्लिश में देख लेते हैं, वहां हिंदी में पता नहीं कहां पे रह गया। चलो देख लेते हैं एक बार इसको। इसमें से आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। बताओ, अगर सॉलिड है मतलब आपका ठोस है, ठोस को अगर हम हीट देंगे, ठोस को अगर हम हीट देंगे तो क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा क्या, बिल्कुल बनता है। ठोस को अगर हीट दोगे तो लिक्विड बनता है। ठोस जैसे आपका क्या हो जाएगा, ठोस में अगर हम लेते हैं बर्फ को, ठीक है, हम बर्फ ही लेके चलेंगे। यहाँ पे बर्फ को हम अगर क्या करेंगे, हीट करेंगे, इसको हम अगर हीट करें तो यहां से क्या बन जाएगा, ये लिक्विड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। बिल्कुल देखो आपका सिंपल सी चीज होगी। अब लिक्विड को अगर हीट करोगे तो क्या बनेगा, यही आपका, आप यहाँ पे पानी है, इसको आपने यहाँ पे हीट किया तो ये क्या बन जाएगा, उड़ जाएगा, गैस बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है, तो ये भी सही है। लिक्विड को अगर कूल करेंगे मतलब ठंडा करेंगे, लिक्विड को आपने क्या किया, फ्रीजर में रख दो, लिक्विड को फ्रीजर में रख दो, क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। बर्फ क्या होता है आपका, ठोस होता है। तो क्या सही बात है, अगर लिक्विड को ठंडा करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सही आंसर है। तो तीनों सही है। कहां पे, ऑप्शन नंबर सी। देखो तीनों यहाँ पे ट्रू दिया हुआ है, तो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, ठीक है। ये आपने देख लिया, इसका ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो C4H10 के कितने स्ट्रक्चर हो सकते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, काफी लोगों ने सही आंसर किया था, बहुत लोग यहाँ पे अटके थे। तो इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है आपका कौन कौन से हैं, वो भी हम यहाँ पे बात करेंगे, उनका फॉर्मूला भी बात करेंगे। ब्यूटेन आपका क्या होता है, C4H10 द्वारा कितने संरचनात्मक समावयव बनाए जा सकते हैं, तो आंसर है सीधे सीधे 2, ठीक है। एक तो आपका ब्यूटेन ही हो गया, जिसको आपका क्या बोलेंगे, CH3 CH2 CH2 CH3, इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो C4 आ रहे हैं, 1 2 3 4 हैं, H10 है, 3 यहाँ पे हो गए, 3 2 5 और यहाँ पे 3 2 5 10 हो गए। इसको आपका ब्यूटेन बोला जाता है, ठीक है। एक आ जाता है आइसोब्यूटेन, इसको ध्यान रखना दो। एक तो ये है आपका इसका संरचना, एक आपका दूसरा क्या है, आइसोब्यूटेन। इसको बोलते हैं HCCH3 का होल थ्राइस। इसको क्या लिखोगे, आइसोब्यूटेन। इसको याद रखना बिल्कुल यहाँ, ठीक है। ये आपका डायरेक्ट भी पूछ सकता है, आइसोब्यूटेन। तो 2 इसके बनाए जा सकते हैं। आंसर यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, घनत्व की इकाई आपसे पूछ रहा है। अब तो घनत्व की इकाई कोई भी बता सकता है। घनत्व क्या होता है आपका, द्रव्यमान बट्टा आयतन होता है। यहाँ पे मैं आपको इंग्लिश में भी इसको दिखा देता हूँ, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है। डेंसिटी की यूनिट आपसे पूछी जा रही है। चलो क्या होता है, घनत्व बराबर, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख लूं पहले, घनत्व बराबर होता है आपका द्रव्यमान बट्टा आयतन। द्रव्यमान का यूनिट क्या होता है आपका, केजी होता है। आयतन का क्या होता है, लीटर, सॉरी मीटर क्यूब, ठीक है, क्यूब में आया। अब यहां पे देखो आपका, अब द्रव्यमान बटा आयतन 1 केजी यहां पे आया है और अपॉन में यहां पे दिया नहीं। अगर अपॉन यहां पे ऐसे दिया रहता तो ये माइनस नहीं रहता, ये प्लस रहता। अभी अपॉन नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, चलो यहां पे इसको क्या बोल सकते हैं, एक तो बोल सकते हैं केजी डॉट मीटर का -3, ठीक है। तीसरा, इसी को क्या, अभी अब काफी लोग क्या करेंगे, बी आंसर करके आ जाएंगे, तो गलत हो जाएगा यहाँ पे। तीसरा भी देखो यहाँ पे देखो आपका ग्राम, इसी को आपका सीजीएस में तोड़ दिया है और मीटर को भी सीजीएस में तोड़ दिया है। अगर बाई चांस इसकी जगह पे लिखा रहता ग्राम पर मीटर क्यूब तो ये आपका गलत हो जाता, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। लेकिन केजी को भी ग्राम में तोड़ा है और मीटर को भी यहाँ पे सेंटीमीटर में तोड़ा है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। बी और सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों। चलो अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा यौगिक सही रासायनिक सूत्र को दर्शाता है। कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है,
चलो ये तो इंग्लिश वाले भी यहीं पे समझ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला आपसे पूछ रहा है, देखिए केमिकल फॉर्मूला कैल्शियम क्लोराइड का क्या रहता है, CaCl2 रहता है, तो ये तो आपका गलत हो गया, CaCl दिया, अगर 2 होता तो तब राइट आंसर हो जाता। हाइड्रोजन सल्फाइड बिल्कुल सही है, H2SE रहता है, ठीक है। सोडियम सल्फेट का, अब सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले भी साथ साथ में याद करते रहना। Na2SO4 आपका रहता है सोडियम सल्फेट का, और उसके अलावा आपका सोडियम सल्फाइड की बात करेंगे तो सोडियम सल्फाइड का रहता है Na2S, ठीक है। तो ये भी गलत आपका दिया हुआ है, ये भी गलत दिया हुआ है। राइट आंसर जो केमिकल फॉर्मूला है वो हाइड्रोजन सल्फाइड का है, H2S यहां पे दिया हुआ है। चलो ये 39 नंबर आ गया जो अभी हमने बात किया था। ठोस को अगर उष्मा देंगे तो द्रव बनेगा, द्रव को अगर हम उष्मा देंगे तो गैस बनेगा, और द्रव को अगर हम शीतल करेंगे या ठंडा करेंगे तो ठोस बनेगा। तीनों सत्य है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। थोड़ा ऊपर नीचे हुए हैं, ये देखो ये आपको जो पीडीएफ है ना, ये भी आपको अपने एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, ठीक है। वहां पे सारे मेटेरियल अभी इस बार वहीं पे आपको हर एक चीज मिलने वाली है, चाहे आपके मॉक होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर की पीडीएफ होंगी, नोट्स की पीडीएफ होंगी, उसके अलावा आपके वहां पे जो एमसीक्यू वगैरह होंगे और वीडियो क्लासेस होंगे, सब वहीं पे आपको मिलने वाला है, हर एक चीज वहां पे मिलेगी। फीस भी बिल्कुल मिनिमम रखी है, 1000 के आसपास आपको अभी बैठेगा अगर आप अभी लेते हैं। बाद में जो लोग देख रहे हैं ऊपर नीचे हो सकता है, तो आपको इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे मिनिमम फीस रखी है, पूरा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट होगा आपका, ठीक है। मेरे साथ में एक दो और बढ़िया टीचर आपको पढ़ाएंगे तो मजा आएगा पढ़ने में। चलो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र किसका पूछ रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी का। बताओ CaSO4 क्या होता है, आपका कैल्शियम सल्फेट होता है, ये तो नहीं है आपका। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको साफ साफ दिख रहा है, ये रहता है CaSO4 डॉट हाफ H2O, लेकिन जब इसी में आंसर क्या हो गया, बी हो गया। एक्स्ट्रा देखो, जब इसी में 1 से ही 1/2, ठीक है, 1.5 H2O और मिलाएंगे तो आपका बनता है ये वाला CaSO4 इंटू 2 H2O, ये आपका होता है जिप्सम। अगर जिप्सम आपसे पूछ देगा तो ये आपका हो गया। उसके बाद आपसे पूछ लेता है बुझा हुआ चूने का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका बुझा हुआ चूना है CaOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और अगर आपसे पूछ देगा कैल्शियम ऑक्साइड बताओ, तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaO, ये क्या होगा, बिना बुझा हुआ चूना होगा। ये ध्यान रखना, बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस, बिना बुझा हुआ चूना तो इसको CaO बोलते हैं, जिसको बोलते हैं आपका कैल्शियम ऑक्साइड, और CaOH के होल ट्वाइस को बोलते हैं आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो अभी आप क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन क्या दिया था, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र दिया था, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका, CaSO4 इंटू हाफ H2O। चलो अब सिंपल सा क्वेश्चन वापस से आया, 128 ग्राम SO2 के कितने मोल है, मैं कितने मोल है। अब देखो SO2 का सेम अभी आपने आणविक द्रव्यमान निकाला था, वापस से निकालेंगे। SO2 का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो 32 प्लस 16 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 32 प्लस 32, ठीक है। ये तो आपका निकल गया कितना, 64, ठीक है। अब 128 में पूछ रहा है तो यहाँ पे 64 मतलब 1 है, 64 का मतलब आपका 1 मोल बराबर कितना हो जाएगा, 64 है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है 128 में कितने मोल होंगे, तो 64 में जब 1 होगा, 1 मोल में 64 होगा, तो यहाँ पे देखो ये सीधे सीधे डिवाइड करो, इज इक्वल टू 2 मोल इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल सी चीज है, इतने सिंपल से क्वेश्चन आए थे, 10 से 15 सेकंड में करने लायक क्वेश्चन थे, ठीक है। अब देखो ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, घरों में खाना बनाने में प्रयुक्त होने वाली सिलेंडरों में उपस्थित गैस कौन सी है, हर कोई जानता है। एलपीजी बुक हर कोई करता है आजकल, ठीक है। तो एलपीजी सिलेंडर होता है आपको पता ही है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यहाँ पे द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। इसको मैं आपको इंग्लिश में भी दिखा देता हूँ, इंग्लिश वालों को कहाँ पे, ठीक है। 45 भी आपको बता दिया मैंने, 46 देख लीजिए, कुकिंग गैस कौन सी है आपकी, एलपीजी कौन सी है, एलपीजी यहाँ पे बी ऑप्शन, ठीक है। बिल्कुल सिंपल से है, आ जाओ अगले पे। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, क्या है कारण, देखो यहाँ पे नाभिक में आवेश बढ़ने के कारण, नाभिक में आवेश घटने के कारण, नाभिक में आवेश परमाणु संख्या घटने के कारण, परमाणु संख्या बढ़ने के कारण। देखो इसमें दाएं से बाएं ऊपर से नीचे मैं आपको एक चार्ट दे दूंगा बढ़िया सा, 5-7 चीजें आपको याद रखनी है, आसानी से आप उसको कर लोगे, कोई भी ज्यादा चीज आपको देखने की जरूरत नहीं है।
आवर्त सारणी से, ठीक है। तो इसका भी मैं आपको राइट आंसर डायरेक्ट बताता हूँ। एक क्लास आपकी होगी एप्लीकेशन पे, यहाँ से एक क्वेश्चन 100% बनेगा, ठीक है। 100% एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, और वो क्वेश्चन ऐसी ही बनेगा, दाएं से बाएं या ऊपर से नीचे जाने वाला, और कुछ नहीं बनेगा। देखो यहाँ से 2 क्वेश्चन अभी आपके आगे आवर्त सारणी लगा लो, जो पहला क्वेश्चन था वो भी आवर्त सारणी से, उसको आप लगा सकते हो कि उसी से रिलेटेड वो क्वेश्चन था आपका। तो क्वेश्चन हर जगह से बने थे, पिछली बार बहुत अच्छा पेपर आया था, बिल्कुल मतलब कुछ बोल ही नहीं सकते। इस पेपर में आपका ऐसा था, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि आप 80% ला सकते हो आराम से, ठीक है। 80 से ऊपर नंबर आप ला सकते हो, और अगर आप बिना पढ़े इस पेपर को दोगे तो अभी आप 50 नंबर तो इसमें ले ही आओगे, ऐसा पेपर है, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छा पेपर है, आशा करेंगे इस बार भी ऐसे ही बने। नहीं भी बनेगा तो तैयारी इस बार अच्छे से करनी है, ठीक है। इससे ऊपर ही जाना है। अभी हम पहले 6 से 10 कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो जो चैप्टर हमें मैच करता है ऊपर के लेवल पे, हम वो भी पढ़ेंगे, ठीक। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा रहेगा? ए ऑप्शन रहेगा। चलो ये इंग्लिश मीडियम वालों को भी दिखा देता हूँ। देखो ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन, तो यहाँ पे राइट आंसर इसका क्या होगा? ए ऑप्शन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो 48 नंबर देख लीजिए, यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है। अब एनोड पे क्या क्या यूज किया जाता है? जो इलेक्ट्रोलाइट पे आपका एनोड पे क्या यूज किया जाता है? क्या प्योर मेटल किया जाता है, इम्प्योर मेटल किया जाता है, नॉन मेटल किया जाता है, या फिर मेटलॉइड्स किया जाता है? चलो हिंदी में बता देता हूं क्या लिखा हुआ है। निम्न में से किसे विद्युत अपघटनी परिष्करण में एनोड के रूप में यूज किया जाता है? एनोड और कैथोड, एनोड पे और कैथोड पे क्या यूज किया जाता है? बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है, और जो मैं आपको पीडीएफ बोल रहा हूं इसमें, उसमें ये क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ था, ठीक है। तो एनोड पे हमेशा याद रखना अशुद्ध धातु, इम्प्योर, बी ऑप्शन अशुद्ध धातु, और कैथोड पे हमेशा शुद्ध धातु, प्योर धातु, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। तो बी ऑप्शन इसका ये होगा आपका, कैथोड पे ये रहेगा और एनोड पे आपका ये रहेगा, ठीक है। चलो निम्नलिखित में से किस तत्व के समस्थानिक कैंसर के उपचार में यूज किया जाता है? तो बहुत बार एक क्वेश्चन भी बना हुआ है, ये क्वेश्चन भी उस पीडीएफ में आपको मिलेगा। वो पीडीएफ बहुत अच्छी थी, मतलब उसमें उसी पीडीएफ से 20-25 क्वेश्चन के आसपास आए थे, जहां तक मुझे याद है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपका कैंसर के ट्रीटमेंट में कौन से समस्थानिक का यूज किया जाता है? तो कोबाल्ट, सी ऑप्शन, कोबाल्ट का यूज यहाँ पे किया जाता है आपका कैंसर के समस्थानिक में। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा वहां पे क्या हुआ था, डाउट हुआ था, क्योंकि 2 तरीके से बन सकता है ये वाला क्वेश्चन आपका, ठीक है। आयोग ने इसका आंसर दिया था सी ऑप्शन, काफी लोग बी ऑप्शन भी टिक करके आए थे, लेकिन आयोग ने सी ही रखा इसका। इस पे ऑब्जेक्शन भी बहुत लोगों ने किया था, लेकिन आंसर क्या दिया? इसका सी ही दिया। क्वेश्चन क्या है? ये आपको एक फॉर्मूला, ये आपको इक्वेशन दी है, ये इक्वेशन कैसी है? तो ये इक्वेशन यहाँ पे अपघटन की है, ये आयोग ने बोला, और अपघटन भी है, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको देख लेना है। निम्नलिखित अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा उदाहरण है, ये पूछ रहा है। NaHCO3 प्लस HCl, क्या मिला हमें? NaCl H2O प्लस CO2 मिला है। सामान्य विस्थापन है, उदासीनीकरण है, विघटन है, या इनमें से कोई नहीं? तो विघटन आयोग ने यहाँ पे राइट आंसर दिया था। अब ये क्वेश्चन तो हर कोई बता सकता है। निम्नलिखित में से किसकी प्रकृति अम्लीय है, पूछ रहा है। एंटीसिड, एंटीसिड का मतलब समझते हो? एंटी एसिड, तो एसिड का एंटी कौन होगा? क्षार होगा, बेस होगा, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। नींबू का रस, बिल्कुल आपको पता है 2 के आसपास पीएच इसका रहता है आपका, तो क्या नींबू का रस तो बिल्कुल आपका है। मानव रक्त नहीं है, ये भी आपका क्षार होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, शायद इसका आपका 10 रहता है, और इसका आपका शायद 7.2 या 7.4 ऐसा रहता है, ठीक है। ये मैं आपको कंफर्म करके बाद में पढ़ाऊंगा, अभी इसको मत लिखना, ठीक है। ये लगभग इतना रहता है, 7.4 के आसपास ये रहता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आई थिंक ये 10 ही रहता है। एंटीसिड तो आपका ये तो कुछ भी हो सकता है, 7 से ऊपर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नींबू का रस का आपका 2 के आसपास रहता है पीएच, ठीक है। आपको पता ही है पीएच का क्या रहता है, 7 आपका उदासीन हो जाएगा, 7 से अगर कम में रहेगा तो आपका अम्लीय हो जाएगा, 7 से 14 तक जाता है तो ये आपका क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। ये स्केल है आपका। चलो इसको हम बाद में अच्छे से पढ़ेंगे, अभी तो नींबू का रस इसका राइट आंसर है। अब एल्कीन का सामान्य सूत्र आपसे पूछ रहा है, देखो आपका बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, पहला ही ऑप्शन राइट आंसर है, CnH2n, ठीक है, एल्कीन का। अब देखो अगला क्वेश्चन, वाष्पीकरण बढ़ता है सतह क्षेत्र बढ़ने पर, तापमान में वृद्धि होने पर, आर्द्रता में कमी होने पर, वायु की गति में वृद्धि होने पर। अब देखो बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन है, हर कोई इसको बता सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन आपको इंग्लिश में मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। तो पूछ रहा है आपका वाष्पीकरण कैसे बढ़ता है,
ठीक है, तो इसके आंसर आपके सभी हो जाएंगे। चारों ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगर हम सतह का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तब भी आपका वाष्पीकरण बढ़ता है, तापमान में वृद्धि करते हैं तब भी वाष्पीकरण बढ़ता है, आर्द्रता में अगर कमी करें तब भी वाष्पीकरण बढ़ता है, वायु की गति में वृद्धि करें तब भी वाष्पीकरण बढ़ता है। तो चारों ऑप्शन राइट आंसर है। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी सही है। ठीक है, चलो विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला आपसे पूछा जा रहा है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसको बोला जाता है, याद रखना। CaOH के बारे में हम बात कर चुके हैं अभी, बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaCl2, कैल्शियम ऑक्साइड सॉरी कैल्शियम क्लोराइड आपका होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaOCl2 ये होता है आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसको बोला जाता है आपका विरंजक चूर्ण। ठीक है, याद रखिए विरंजक चूर्ण आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था। निम्नलिखित में से निम्नलिखित अभिक्रिया में उपचयित तथा अपचयित पदार्थ पहचाने। देखो आपका सिंपल सा 10वीं क्लास 9वीं क्लास के क्वेश्चन है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिया हुआ है। तो यहां पे आपको जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा CuO का अपचयन हो रहा है। ठीक है, CuO का क्या हुआ है, ऑक्सीजन हट चुका है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, अपचयन हुआ है, और H2 का उपचयन हुआ है। उपचयन का मतलब ऑक्सीजन जुड़ा है यहाँ पे देखिए आपका, और यहाँ पे इसका अपचयन हुआ है, ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है, ऑक्सीजन हट चुकी है। ठीक है, तो इसको मैं आपको इंग्लिश में भी दिखा देता हूँ। 55 नंबर क्वेश्चन है, देखो CuO का रिडक्शन हुआ है और यहाँ पे H2 का ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। अब देखो H2O के संयुक्त तत्वों में द्रव्यमान अनुपात बताइए। वही आपका परमाणु द्रव्यमान ही पूछा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, H2O का H का कितना होता है, 1 होता है, मल्टीप्लाई 2 से होगा। संयुक्त द्रव्यमान का अनुपात पूछ रहा है तो हम यहाँ पे रेशियो लगा देंगे। ऑक्सीजन का कितना होता है आपका, 16 होता है, तो 2:16 मतलब आपका 1:8 आपका रहेगा। कहां पे है, 1:8 कहीं दिख रहा है आपको, ए ऑप्शन ही बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, सिंपल सी चीज होगी। चलो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है धात्विक गुण। देखो आपके घटते हुए धात्विक गुणों के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछता है, एक पूछता है क्रियाशीलता पे, वो भी एक क्वेश्चन बहुत बार बनता है। ठीक है, वो भी हम आप बाद में चर्चा करेंगे कैसे क्वेश्चन रहता है। उसमें पूछता है क्रियाशीलता किसकी सबसे कम से ज्यादा की ओर रहेगा या ज्यादा से कम की ओर रहेगा, ऐसा क्वेश्चन रहता है। ये आपका इंग्लिश मीडियम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहता है इसका, ये राइट आंसर रहता है इसका ए ऑप्शन, Na सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद Mg, फिर Al, फिर Si, फिर Cl। ठीक है, Cl सबसे कम है, चारों में आपको दिख रहा है। प्रोपेन के आणविक सूत्र C3H8 में कितने सह संयोजक बंध हैं पूछ रहा है आपसे। तो ये क्वेश्चन आपको पता होगा जहां तक मुझे लगता है। आप किसी लोगों को यहाँ पे ये नहीं पता होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है। चलो बॉन्ड के बारे में तो हम बाद में अच्छे से पढ़ेंगे। C3 है, 1C, 2C, 3C। ठीक है, सिंगल बॉन्ड ही होगा। H1, H2, H3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, क्या पूछा है, सह संयोजक आबंध। एक आबंध ये रहा जो ऐसे है ना, ये सिंगल, ये आपका बॉन्ड जो बना है ये है सह संयोजक आबंध। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए 10, कोई दिक्कत की बात है, तो 10 यहाँ पे हो जाते हैं आपके सह संयोजन आबंध। ठीक है, तो प्रोपेन में आणविक सूत्र में ये आपका 10 सह संयोजक आबंध रहते हैं। सल्फर की परमाणुकता, ठीक है, मतलब थोड़ा सा बोलने में गड़बड़ हो रहा है तो समझ गए होंगे आप इसको। क्या है, सल्फर में कितने परमाणु होते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या वह एक परमाणु है, क्या सिंपल आपको S को S लिखते हो या S2 लिखते हो या S4 लिखते हो या S कुछ भी, आप इसके अलावा तो बहु परमाणु दिया हुआ है, मतलब एक से ज्यादा। जो राइट आंसर है ना इसका बहु परमाणु है, और S8 का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। जो सल्फर है वो आपका बहु परमाणुक है, मतलब उसके बहुत सारे 2-2, 3-3, 4-4 ऐसे करके भी ऐड होके वो अपना एक संयोजन कर लेता है। लेकिन जो मैक्सिमम यूज होता है जब भी हम बात करेंगे सल्फर के लिए तो हम S8 की मैक्सिमम बात करते हैं। तो S8 ही आपको याद रखना है, बहु परमाणुक होता है, ये भी आपको याद रखना है। बंक मिस्टर, ठीक है, बंक मिस्टर फ्लोरीन क्या होता है आपका, मैंने आपको बताया था, हमने जब स्केलर का क्लासेस पढ़ी थी, अभी हम वापस से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हीरा होता है आपका, ठीक है, इसके सॉरी हीरा नहीं, कार्बन होता है, कार्बन होता है, इसके अपर रूप हमने पढ़े थे। एक होता है हीरा, दूसरा होता है आपका क्या, ग्रेफाइट, तीसरा होता है बंकमिस्टर फ्लोरीन। ठीक है, इसको याद रखना, बंकमिस्टर फ्लोरीन। ठीक है, नाम थोड़ा सा गड़बड़ वाला लगता है, मुझे तो याद नहीं होता, लेकिन फ्लोरीन ये याद रखना अच्छे से, फ्लोरीन। ठीक है, बंकमिस्टर फ्लोरीन। ठीक है, इसके हमने
इसकी क्या क्या करना है, इसके सारे प्रॉपर्टी भी पढ़नी है, इसकी भी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, तो इससे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक अपर रूप है किसका, कार्बन का। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। निम्नलिखित में से कार्बन किसका उदाहरण है। आप देखो कार्बन, ध्यान रखना कार्बन एक अधातु है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, सभी को पता होगा वैसे कार्बन क्या है, एक अधातु है। ये आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन इसका राइट आंसर है। ठीक है, कार्बन का अपर रूप है। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या है, कार्बन क्या है, एक क्या है, नॉन मेटल है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, पेपर में सही आया था, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। डाबेराइनर के त्रिक को वर्गीकृत किया गया है। अब देखो ये क्या चीज था, डाबेराइनर का त्रिक का सिद्धांत था क्या। बहुत कम लोग इसको पढ़ के गए थे, 9-10 की किताब में आपको आसानी से मिल जाएगा। ये होता क्या है, एक लाइन आपको पढ़ना है बस। इसका एक कॉन्सेप्ट है, इसका एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास 3 है तब तो यहाँ पे ए बी सी, तो जो डाबेराइनर का सिद्धांत था ना, त्रिक सिद्धांत, उसमें क्या था, जो ए का परमाणु क्रमांक होगा, सॉरी परमाणु द्रव्यमान होगा, और सी का जो परमाणु द्रव्यमान होगा, इनको जब हम ऐड करेंगे आपस में, एक सेकंड, इसको जब हम ऐड करेंगे आपस में इनके परमाणु द्रव्यमान को और इनका औसत निकालेंगे, मान लो ए और बी को ऐड करके हमें एक्स मिला, और अगर हमने इसका औसत निकाला तो ये निकलेगा बी का परमाणु द्रव्यमान। ये चीज बोली गई थी, सिंपल सी बात, समझ रहे हो कि अगर जो 3 आपको तत्व दिए हुए हैं, इसमें एग्जाम्पल जो आपका राइट आंसर बैठता है वो बैठता है आपका, इसमें ऑप्शन थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, एक सेकंड में आपका देख लेता हूं यहाँ पे कौन कौन से हैं। बी डी ई, देखो बी डी ई, बी कितना है, बी का परमाणु द्रव्यमान आपको दिया होगा, बी का 23 दिया हुआ है। ई का मैं देखूंगा, ई का कितना दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है। ये डी आप खुद भी निकाल सकते हो, जो बीच वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, इन्होंने बोला कि जो पहला और तीसरा है उनके अगर परमाणु द्रव्यमानों को ऐड करें तो ऐड करो, 23 + 35 कितना होता है आपका, 5 3 8 3 2 5, मतलब आपका 58 होता है। और अगर हम इसका औसत निकालेंगे तो अपॉन 2 ही करेंगे, तो 2 दूना 4, 2 9 18, तो जो बीच वाला है उसका 29 आएगा, उसके औसत के बराबर आएगा। तो देखो ये आपका सही बैठेगा, बी डी और ई। 23 + 35 किया अपॉन 2 किया तो 29 आया। यही था आपका डाबेराइनर का त्रिक सिद्धांत। तो यहां पे आंसर जो रहेगा इसका, इस टाइप से अगर कोई आपको दूसरा भी दिख रहा है तो आंसर रहेगा बी डी ई। किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का सूत्र क्या है, सिंपल सा, सबको पता है, 2n²। ठीक है, इसको मैं आपको इंग्लिश में भी दिखा देता हूं। देखो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे आप, 2n² से ही निकालते हैं, सभी को पता है इस फॉर्मूले को, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा है हमने अच्छे से। चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत किसका उदाहरण है, सबको पता है, संचारण। ठीक है, जंग लगना क्या होता है, लोहे पे जंग लगना भी क्या है आपका, एक संचारण का। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका भी। ठीक है, ये तो सभी को पता ही है। एक्वारेजिया, चलो एक्वारेजिया पता ही है, किसी को दिक्कत है एक्वारेजिया में। एक्वारेजिया निम्नलिखित में से किस अम्ल का 3:1 मिश्रण है, सभी को पता है, क्या रहता है आपका एक्वारेजिया को क्या बोलते हैं, अम्लराज हिंदी में। ठीक है, अम्लराज इसको बोला जाता है। और यहां पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी ऑप्शन, HCl HNO3 3:1। चिप्स में उपचयन को रोकने के लिए चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है। देखो आपने पढ़ा होगा, याद आ रहा होगा आपको स्कूल के दिनों का, जब आप 8 9 10 में थे तो आपने पढ़ा होगा कि हाँ ये संचारण से बचाने के लिए, या ये अंदर रिएक्शन ना कर दे, खराब ना हो जाए, तो इसके लिए इसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। देखो इतना प्यारा सा पेपर था, ऐसी पेपर अगर हमारा स्केलर का भी आया होता तो बात ही कुछ और होती। ठीक है, लेकिन नहीं आया, अभी कुछ कर ही नहीं सकते, क्या करेंगे। चलो छोड़ो पुरानी बातों को, अभी क्या करना है देखो। तो अभी देखो आपका सिंपल सा है, क्या है यहाँ पे आपका 66 का राइट आंसर हो जाएगा, इसको मिटा ही देता हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे आपका बायो का पार्ट। ठीक है, वहां पे आपको फूड वाला चैप्टर का एक पार्ट मिल चुका है, यूट्यूब पे भी एक पार्ट मैंने डाला हुआ है। बाकी फूड का सेकंड चैप्टर भी, सेकंड पार्ट भी जल्दी आएगा, 3 पार्ट में उसको कंप्लीट कर लेंगे। सेकंड पार्ट थोड़ा सा बड़ा आएगा। ठीक है, उसमें उर्वरक खाद के बारे में देखेंगे और जैविक खेती के बारे में देखेंगे। जैविक खेती से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत है, और जिस हिसाब से इस बार का पेपर डिजाइन किया हुआ है ना, तो इन्हीं से क्वेश्चन अच्छे खासे लेवल पे पूछने वाला है।
तो करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हर एक चीज देखेंगे। बाकी आप लोग कोर्स ले सकते हैं हमारा, देख लीजिए, आपका वीडियो क्लासेस, वीकली मॉक टेस्ट, डाउट क्लासेस, पीडीएफ नोट्स। कोई भी समस्या है कॉन्टैक्ट कीजिए, इन दोनों नंबरों पे कॉल कीजिए, पहले नंबर पे ही कॉल करने की कोशिश कीजिए। बाकी कोर्स लेने में कोई दिक्कत आती है तो पहले नंबर पे ही आपको कोर्स अपना कॉन्टैक्ट करना है, व्हाट्सअप कर सकते हैं कि आप देखो, कॉल कीजिए। फीस इसकी 1000 के आसपास अभी आपको बैठने वाली है, और ये आपको इस पे आपको बताना है, ठीक है। आप हेलो हाय करके वहां पे आपको गपशप नहीं मारनी है, वहां पे कोई भी टाइम पास नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि दिवाली आपका खत्म हो चुका है, 20 अप्रैल को आप लोगों का पेपर है, तो तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, तब जाके कुछ होगा। और इस बार कुछ भी नहीं सोचना है कि क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, इस हिसाब से तैयारी करनी है कि ये पेपर तो कुछ भी नहीं है। ये पेपर जो हमने अभी तैयारी की है ना, ये पेपर उसको हम अभी 10%, 8%, 10% के हिसाब से लेके चलेंगे। इसके 10 गुना ऊपर तक जाना है, क्योंकि ये पेपर कुछ लेवल ही नहीं है। इस पेपर के क्वेश्चन को कौन नहीं कर पाएगा, आप बताइए। कोई 10वां अपनी 10th पास अभी कर रखा है कोई लड़के ने या कोई लड़की ने, ठीक है, ये पेपर उसको आप दे दोगे ना, वो आपसे अच्छे मार्क्स ले आएगा और 75+ ले आएगा आराम से। कोई भी पीसीबी वाला बच्चा होगा, और 10th तक तो वैसे भी सभी रहता है, पीसीबी मैथ्स वैसे सभी रहता है, इसमें पीसीबी तो नहीं आएगा, ये तो 11th 12th की बात होगी। सिर्फ मैं बोल रहा हूं आपको 10th पास वाले को ही, खाली 10th पास वाले को ये पेपर पकड़ा दो और उससे बोलो इसको एक बार सॉल्व कर दे 2 घंटे के अंदर, वो इसको कर भी कितने में देगा, 1 से 1.5 घंटे में इसको सॉल्व कर देगा, ठीक है। 1 से 1.5 घंटे में इसको सॉल्व भी कर देगा और 75+ ले आएगा आराम से, ठीक है। थोड़ा अच्छे बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसी मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि जो मतलब ऐसी पास हो गया, ऐसा वाला नहीं, ठीक है। तो बढ़िया पेपर आया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। इस बार भी ऐसी तैयारी करनी है अपने को, अच्छे से तैयारी करनी है, लेवल को इससे 10 गुना ऊपर लेके चलना है, वो हम पूरी कोशिश करेंगे। 11th 12th उससे ऊपर भी जो भी चैप्टर सेम मैच करते हैं, वो चैप्टर के क्वेश्चन हम वहां से उठाएंगे, भले ही हम खाली एमसीक्यू के माध्यम से उनको समझेंगे, जैसा भी समझेंगे वो बात के बाद है। टाइम अपने पास बहुत है, 20 अप्रैल है, अप्रैल से पहले, मार्च से पहले अपने को सिलेबस पूरा अच्छे से कवर करके, हर एक रिविजन करके बढ़िया से पूरा। और काफी लोग बोलते लाइव क्लासेस का, लाइव क्लासेस लेंगे, थोड़ा सा फॉर्म निकलने दीजिए, फॉर्म की लास्ट डेट जाने दीजिए, फिर लाइव क्लासेस होंगे, डाउट सेशन होंगे, बहुत कुछ प्लान किया है, सब चीजें होंगी, ठीक है। पिछली बार अकेले थे, तो इस बार आपके साथ में 2-3 टीचर और आपको बढ़िया से गाइड करेंगे, हर एक चीज बताएंगे, कोई भी दिक्कत रहेगी। बाकी जो पेड वाले हैं उनका व्हाट्सएप ग्रुप जल्दी से मैं बना दूंगा, थोड़ा 1-2 दिन और मुझे दीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा। जो वहां पे जुड़े हैं उनका मैं एक ग्रुप बना दूंगा, जिसमें अपना डाउट हम लोग क्लियर करते रहेंगे, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, पेपर इस तरीके से पिछली बार का था, इस बार भी कोशिश करेंगे इससे 10 से 15 गुना ऊपर लेके जाने का ही, चाहे पेपर कैसा भी है, ठीक है। तो बाकी देखो, टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़े हुए नहीं हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। अच्छे से तैयारी होने वाली है वंदरोगा के लिए, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। बाकी एप्लीकेशन पे देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब का तो कुछ है ही नहीं वहाँ पे तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और कुछ नहीं है वहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा कुछ नहीं है। चलो आप टेलीग्राम पे जरूर से जुड़ जाना, बस हो गया आपका। चलो वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।